हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो कॉन्सेप्ट फार्मूला की तरह काम करेगा। यानी कि आने वाले समय में आपके कई क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके घर में पंखा है तो क्या ये पंखा आपके लिए बेहद यूजफुल है, यानी कि ये पंखा आपको बेनिफिट देता है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देता हूं। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो क्या अब आप ये पंखा चलाएंगे? आपका जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन अगर गर्मी पड़ रही है जिससे पंखा चलाने से अगर आपको फायदा मिल जाए तो अब आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं चलाऊंगा। और थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंडी है तो क्या आप पंखे को फुल स्पीड में चलाएंगे? आपका जवाब होगा शायद नहीं, या तो एक दो तीन इनमें से किसी में चलाएंगे। तो पंखा ठंडी में काम नहीं आया, लेकिन थोड़ी गर्मी पड़ते ही आपके काम आया। गर्मी में वो काम आ रहा है, लेकिन जैसे ठंडी आएगी शायद चलना बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस में क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जो चीज आपके पास है वो कभी आपके बेनिफिट में भी काम कर सकती है और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उसको कम करना पड़े। तो आज के हमारे वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वह है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और उसके साथ में जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, तो हम इसको साथ में बोल सकते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करता है फीडबैक के सिस्टम के अकॉर्डिंगली। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी हम कैसे इस सिस्टम को अफेक्ट करके कम करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि ये बढ़ा करके भी आपको फायदा दे रहा है और इसको घटा करके भी हम अपना फायदा ले सकते हैं। और ये बढ़ाना या घटाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो चलिए आज के वीडियो में मैं दो स्लाइड यूज करूंगा। पहले स्लाइड में एक स्टिल इमेज है जिसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे, और दूसरे वाले में इसी को होता हुआ एनिमेशन के रूप में देखेंगे। दूसरा वाला आपके लिए बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट को, लेकिन वो बेस्ड होगा आपके पहले कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और बाद में फिर इनहिबिटर्स, आखिर ये सिस्टम होते क्या है? इसे हम शॉर्ट में RAAS सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी में ब्लड के बहने के प्रेशर को रेगुलेट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या मैनेज करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन इतनी कैपेसिटी से नहीं करती कि बिना दवाई लिए आपका काम चल जाए। वो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन को मेंटेन करती है। अब फ्लक्चुएशन करने का मतलब दोनों होता है, चाहे बीपी का कम हो जाना, चाहे बीपी का बढ़ जाना। तो इन केस अगर हम बात करें पहले वाले सिनेरियो के केस में, तो हम कंसिडर करते हैं कि आपका या किसी भी व्यक्ति का जिसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। तो उसकी बॉडी उसको कैसे डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करने के बाद उसके रेस्पेक्ट में क्या एक्शन ऐसा लेती है कि वो ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल लेवल पे आने लगता है एक आध दिन अगर ऐसा फ्लक्चुएशन हो गया तो इसी को कहते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मींस एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि अगर आपके बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये चीज चेक करता रहता है कि कौन से पैरामीटर कम हो रहे हैं नॉर्मल वैल्यू से, कौन से पैरामीटर ज्यादा हो जा रहे हैं नॉर्मल वैल्यू से। तो उनका काम क्या रहता है? ज्यादा हो गया है तो उसे स्लाइटली कम करके नॉर्मल पे लेके आना, और अगर कम हो गया है तो स्लाइटली अप करके उसे नॉर्मल पे लेके आना, बढ़ाना या घटाना, लेकिन उतना ही जितने से वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए। क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ा दिया कम के केस में तो वो बढ़े वाला प्रॉब्लम हाइपर हो जाएगा, हाइपर को बहुत ज्यादा कम कर दिया तो वो हाइपो हो जाएगा। तो हाइपर को हाइपो, हाइपो को हाइपर नहीं करना, अपने को दोनों को इतना एडजस्ट करना है कि बराबर हो सके, बिल्कुल तराजू के जैसे, इधर नहीं दोनों बराबर के केस में। इसके दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एज इट्स नेम इंडिकेट, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं या हमारे रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज कम पड़ रही है, जितना होना चाहिए था उससे कम हो रहा है, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यू हो, चाहे वो शुगर का लेवल हो, या कोई और एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो उसको थोड़ा बढ़ा करके नॉर्मल पे लेके आने की कोशिश करती है। ये पॉजिटिव है, यानी कि उसको अप की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन कई केस ऐसे भी तो होते हैं जब वो चीजें बढ़ जाती हैं नॉर्मल से, तब आपको उनको कम करा के मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल पंखे जैसा एग्जांपल, अगर ठंडी में कर रहे हो तो कम करना पड़ेगा, अगर गर्मी में है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है, मैकेनिज्म प्रिंसिपल तो सेम ही होता है। अब इसमें हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले हम सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम है, उस कम के केस में कैसा हमारा पूरा सिस्टम काम करता है।
अगर ये समझ गए तो इनको कम करने वाले के लिए जो ड्रग हम यूज करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कैटेगरी के अंदर, तो वो तो सिर्फ केवल इसी स्टेप को कम करेगा जो बढ़ाने में मदद कर रहा था। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बाय वन गेट वन फ्री इसी को बोलते हैं। सबसे पहले देखिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले आपका एसीई इनहिबिटर्स को, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते होंगे। हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को, जो कि आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते होंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे हम रेनिन इनहिबिटर्स को, यानी कि ऐसे ड्रग जो रेनिन को इनहिबिट करने का काम करते होंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। वैसे तो सारे पूछे गए हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इकलौते क्लास के ड्रग इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये जो आप ब्लड वेसल देख रहे हो और अपने लेफ्ट साइड में, ये सिंपल सा एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल किडनी के अंदर का है, ठीक है। तो इसमें जब ब्लड बहेगा, एनिमेशन में आप बहते हुए देखोगे, इसमें जब ब्लड बहेगा और जब ये ब्लड इसमें गुजरेगा तो कुछ तो प्रेशर वो एट्रियल वॉल पे लगा रहा होगा। इसी को, जैसे ये अगर ब्लड आ गया, ये ब्लड यहाँ पे आ गया, इसके द्वारा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया जा रहा होगा। तो ब्लड के द्वारा एट्रियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर ही एग्जैक्टली में ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो यहाँ पे आएगा, इसे हमारा जो सिस्टम है डिटेक्ट कर लेगा। इस सिस्टम का जो एक एग्जांपल है वह है आपका बैरो रिसेप्टर्स, जो कि बैरो यानी कि प्रेशर के ऊपर बेस होता है। तो बैरो रिसेप्टर मतलब एक ऐसा रिसेप्टर जो कि प्रेशर को सेंस करता है। जैसे धर्म कांटा जो आप रोज रास्ते में ट्रक वगैरह का वजन देखते हो, बिल्कुल वैसा समझ लो। तो यहाँ पे इन चीजों को मीजर करता है। और जब ये किडनी मीजर करता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम है, लो ब्लड प्रेशर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस लो ब्लड प्रेशर के कारण से उस व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, थोड़ा सा झुंझुनी जैसा फीलिंग हो सकता है। तो उसकी बॉडी कंपनसेंट यानी कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मैंने क्या कहा था शुरू में, ये कम होता हुआ डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव फीडबैक काम करना शुरू कर देगा। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, इस कम ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा करके नॉर्मल वैल्यू पे लेकर के आए। नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही होगा 120/80 mmHg, प्लस माइनस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हो सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू को लेकर के अचीव करना है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करता है, इसके रेस्पेक्ट में अब पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। बट कई बार मूवीज में आप देखते हो ना कि आपको पहले तो केस में कोई सुनवाई दिखाई जाती है, सजा दिलाया जाता है, फिर वो बाद में अपनी बैकग्राउंड की स्टोरी बताता है, यानी कि रिजल्ट पहले आता है फिर कहानी बाद में आती है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट पहला हुआ दिख रहा है, कहानी आपको बाद में दिखेगी। तो मैं हूं ना आपको नरेट करने के लिए सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाता है, वो अपनी भूमिका को लेना शुरू करता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका एंजियोटेंसिनोजन का। अब ये एंजियोटेंसिनोजन कह सकते हो शुरुआत करने का काम करता है, स्टार्टिंग मटेरियल, बीज है किसी पेड़ के बनने के लिए। तो इनिशियल है, प्रिकर्सर है, जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहो। ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को बनने में मदद करता है। अब यहां पे सीधा एंजियोटेंसिन 1 नहीं बन जाता, उसको बदलने के लिए उसके बनने में कुछ महत्वपूर्ण सब्सटेंस काम करते हैं, और ये है आपका रेनिन। ये जो रेनिन है वो आपके किडनी से सिक्रीट हुआ, क्योंकि किडनी ने डिटेक्ट किया कि ब्लड प्रेशर कम है। तो यहाँ पे अब उसके रेस्पेक्ट में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए इस किडनी ने रेनिन सिक्रीट कर दिया। यहाँ पे जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर और क्रॉस चिन्ह लगा है, इस पर फिलहाल फोकस मत करिए, क्योंकि ये सेकंड वाले पार्ट का हिस्सा है, यानी कि कौन से ड्रग कहां कहां काम करके आपके हाइपरटेंशन को मैनेज करने का काम करते हैं एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसके रेस्पेक्ट में ये आएगा। तो अभी सामने दिख रहा है, बट स्लाइटली इसको भी इग्नोर करिए। तो रेनिन आ गया किडनी से, इस रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन ने एंजियोटेंसिन 1 बना लिया। लेकिन मजेदार बात क्या है, ये जो एंजियोटेंसिन 1 बना है ये इनएक्टिव इन नेचर है। इनिशियल लेवल पे इनएक्टिव है, मतलब क्या है, एक्ट करने के लायक नहीं है, इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ कर पाए, है लेकिन वो काम करने लायक नहीं है। तो हमें क्या इनएक्टिव से कुछ मदद मिल सकती है? नहीं। ऐसे समझो कि मैंने आपको एक सिम दे दिया, या आपने नया मोबाइल खरीदा, साथ में सिम खरीदा। वो सिम आजकल आपको पता है कि एक्टिवेट करवाना पड़ता है, थोड़ा देर वेट करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, वेरिफिकेशन करता है, तब जाके वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपके पास सिम तो है, लेकिन क्या इस सिम को यूज करके आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट या कॉलिंग कर सकते हो? अगर ये एक्टिवेट है नहीं है तो
आपका जवाब होगा नहीं, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा उस सिम का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अभी वो सिम मेरे लिए एक केवल टुकड़ा है प्लास्टिक का, लेकिन जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो सब कुछ आपका वही है, सारे ओटीपी, कॉन्टैक्ट, कॉल्स, डाटा सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कॉल करना पड़ता है, वहां से फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 बना है वो इनएक्टिव इन नेचर होता है। अब हमें जरूरत है कि इसको एक्टिवेट करने की, और उसको एक्टिवेट करने का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको मत भूलिएगा, इसके नाम को मत भूलिएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर और की फैक्टर इन पूरे के पूरे सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 1 जो इनएक्टिव था, अब वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि कहां से मिला हमको, ये मिला आपको लंग से। तो इसमें से दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में कि ये जो रेनिन है वो हमें कहां से मिला। ये रेनिन हमें मिला आपके किडनी से, और वैसे ही एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमें कहां से मिला, ये मिल रहा है हमें लंग्स से। ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअली एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसने एंजियोटेंसिन 1 व्हिच वाज अर्लियर इनएक्टिव इन नेचर कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में, लेकिन साथ में क्या कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। सो अब हमारा एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव हो गया। इस एंजियोटेंसिन 2 के एक्टिव होने के साथ ही अब आपका जो ब्लड प्रेशर लो डिटेक्ट किया गया था वो अप टू द नॉर्मल लेवल पे आने लग रहा है। अगर उस व्यक्ति की बात करें तो नॉर्मल लेवल पे आने लग गया, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल है या थोड़ा हायर साइड में रहता है, उसके में यही घटनाएं घट जाएंगी तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा है यानी कि हाई बीपी वाले पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा। यही तो हमारा एमओए है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखो, तो एंजियोटेंसिन 2 जो एक्टिव हो चुका है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका फार्माकोलिकल नेचर क्या है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इन नेचर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव के कारण से इसका जो एक्शन है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर पड़ गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव या वैसोकॉन्ट्रैक्टर? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है वेसल्स को जो सकरा कर दे। देखो, ये अगर हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये अगर मैं मान के चलूं इस ब्लड वेसल पे ये हमारे ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल केस में इस पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहां से ये जो ब्लड का प्रेशर आपकी वॉल पे लग रहा है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपका एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट होने के बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का नेशन देखने को मिलता है, तो ये जो ब्लड वेसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है। तो इसमें यही जो ब्लड पहले मूव कर रहा था उसको प्रेशर फेस करना पड़ेगा, और यही प्रेशर ही तो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। समझाने के लिए मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई पाइप लगा हुआ है, मान लेते हैं कि 1 इंची पाइप लगा है, गार्डन होस पाइप है, जिसमें बढ़िया आप अपने गमलों को पानी देते हो, तो उस 1 इंची पाइप में आने वाले पानी के प्रेशर को आप जरा ध्यान से देखिए। अब क्या करो, उस नल में से उस पाइप को निकाल दो, जो अभी 1 इंची पाइप था उसकी जगह हाफ इंची पाइप लगा दो, मतलब जस्ट उसका डायमीटर आधा हो गया। तो अब हाफ इंची पाइप, लेकिन नल का तो पानी का प्रेशर जो टंकी से आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, इंटरनल पाइप बिल्कुल सेम है, केवल अभी जो पाइप लगा है वो अलग है। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि उसी पाइप के थ्रू जो पहले पानी आ रहा था वो प्रेशर कम था, क्योंकि 1 इंची पाइप था। अब उसके पाइप का डायमीटर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कि हाफ इंची से भी कुछ और अगर कम करते बने तो आप देखोगे कितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। क्यों प्रेशर बन रहा है पानी का, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे पाइप का कम हो रहा है। तो एग्जैक्टली आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है टेम्परेली, इसी कारण से ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। और किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। तो ये उसका नेचर हो गया, ठीक है। अब ये हुआ कैसे वो भी देखो, यहाँ पे तो आपका एसीई एंजाइम का रोल समझ में आ गया, इसने इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखो, ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है उसको अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये इस तरीके का सर्कल नुमा स्ट्रक्चर इसके पास है, तो ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, जैसा आपको सही लगे बोल लो, तो ये जो पीला वाला आपको दिख रहा है वो इसका रिसेप्टर है, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जगह है वो उसमें बाइंड होने की जगह, वही दोनों कम्युलेटिव रूप से रिसेप्टर कहलाते हैं। तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो एक्टिव हो चुका है ये इसमें बाइंड हो जाता है। ये देखो एंजियोटेंसिन ये इसमें बाइंड हो गया। अभी इसको इनहिबिटर वाले को कोई मत देखिए, रेड वाले को अभी मत देखिए, इसकी कहानी अब थोड़ी देर बाद शुरू होगी। यहाँ पे बाइंड हो गया, इसके बाइंड होते ही एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद एल्डोस्टेरोन आ गया। तो याद करिए शुरू में मैंने क्या कहा था,
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो मैनेज करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, होमियोस्टेसिस को। तो एल्डोस्टेरोन ने किडनी को मैसेज करा और उसके बाद फिर किडनी ने रेनिन भेजा। ये सारी कहानी साइकिल की तरह शुरू होती है। तो भाई शुरू में हमने क्या देखा, हमने यहीं से देखा, लेकिन एक्चुअल की कहानी तो आपकी यहां से रेनिन के भेजने से शुरू हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल होमियोस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है, कैसे एक व्यक्ति का जिसका बीपी थोड़ा सा लो है वो मैनेज होता है। अब अगर हम ये केस कंसीडर करें, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम एक ऐसा केस कंसीडर करें जिसमें किसी व्यक्ति को ऑलरेडी किसी भी कारण से, अभी कारण पे तो नहीं जा पाऊंगा, किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब हमें उसको मैनेज करना है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आप पढ़े हुए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के, उसमें से एक क्लासिफिकेशन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, शॉर्ट में ACE इनहिबिटर। ठीक है, अब वो कैसे काम करेगा, और साथ में अगर मैं ज्यादा अच्छा से ये कहूं कि RAAS सिस्टम इनहिबिटर तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तीनों साथ ही साथ कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ACE इनहिबिटर और साथ में रेनिन है, तो वो भी यहाँ पे देख लो, कवर हो जाएगा सब। यहाँ पे अभी आपने क्या देखा था कि किडनी ने मैसेज को डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद गया, उसके बाद जिसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया। शुरू कैसे किया, किडनी ने रेनिन भेज दिया। रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन 1 बना था ना, तो अगर हम बढ़ा हुआ बीपी को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें इस रेनिन को नहीं भेजना चाहिए। और ये रेनिन कहां से निकला, किडनी से। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एलिस्किरेन, ठीक है, यहां से आप दे दो इस ड्रग को, तो ये रेनिन को भेजेगा नहीं। तो पहला कंट्रोल तो आपका यहीं से हो गया, कट मार दो या माइनस लगा दो। उसके बाद आप देख रहे हो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक अभी के केस में, पहले तो बेनिफिशियल था, तो पंखा कभी बेनिफिशियल कभी बंद चालू नीड के अकॉर्डिंगली। अभी आप देखो एंजियोटेंसिन 1 which was inactive in nature earlier now getting converted into angiotensin 2 which is active। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, ये ACE एंजाइम की वजह से। ये कहां से आया था, लंग्स से। तो हम इसको इनहिबिट कर दे तो, ACE इनहिबिट कर दे तो फिर ये तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव का इनएक्टिव ही रहेगा। सिम एक्टिवेशन फेल्ड, नहीं डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, फेल नहीं करूंगा एक्टिवेट। कैसे फोन करोगे आप, अब उस फोन से जो भी करने वाले थे काम, बात करके डाटा देख करके, वो तो होगा ही नहीं ना। तो एक्टिव ही नहीं होने दिया, ACE को ही आपने इनहिबिट कर दिया जो कि लंग से आता था। ये एक स्टेप हो गया। अब ये जो आपके एंजियोटेंसिन 2 था वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा था। अब यहां से भी कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, चलो भैया हम तुमको रिसेप्टर में बाइंड होने नहीं दें। तो रिसेप्टर में जब बाइंड होने नहीं देगा तो आपका एक्शन काम करना शुरू करेगा नहीं। इसलिए कौन सा ड्रग यूज करें, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, टेलमिसार्टन, वॉल्सार्टन, कैंडेसार्टन, लोसार्टन। ठीक है, ये कैटेगरी के ड्रग यूज कर रहे हैं। कैसे समझ सकते हो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को, लॉक एंड की वाला प्रिंसिपल मैंने समझाया है, पहले वीडियो में भी आपको समझाया है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का, वहां से आप देख सकते हो। ये एगोनिस्ट बाइंड हो रहा था, अपना काम कर रहा था। एंटागोनिस्ट बाइंड तो है, ठीक है, एफिनिटी तो है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये एंटागोनिस्ट खुद आके बाइंड हो गया, तो उसके कारण से एगोनिस्ट बाइंड होने नहीं पाया। यह आपका मैकेनिज्म था। अब इसके बाद फिर आगे कहानी रुक जाएगी। तो अभी आपने क्या क्या देख लिया, आपने ACE पहले तो शुरू से देखोगे अगर सीक्वेंस वाइज, तो आपने रेनिन इनहिबिटर देख लिया, आपने ACE इनहिबिटर देख लिया, आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी देख लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक ब्रीफ देखा। अब आपको मैं बताने वाला हूं अगला स्टेप। इस स्टेप को जरूर मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एनिमेशन चलाने वाले हैं। इस एनिमेशन में आप देख पाओगे सिचुएशंस को कि आखिर ये हो कैसा रहा हो। आई रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज फोकस करिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारे किडनी का ब्लड वेसल्स है। इसमें अब हम ब्लड के फ्लो होने को एज्यूम करते हैं। वहां पे आप देख रहे हो ये आपका ब्लड है और ये ब्लड अब इसमें फ्लो होने लगा। जब ये ब्लड फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो एट्रियल वॉल पे लगाएगा। इस तरीके से अगर ब्लड है तो इस तरीके से प्रेशर तो लगा रहा है। ये प्रेशर जब लगेगा तो इस वेसल्स में प्रेजेंट बैरोसेप्टर्स इस प्रेशर को सेंस करेंगे, और अगर ये सेंस करके पता लगाते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए था उससे थोड़ा सा ये कम हो गया है, और अगर ऐसा ही रहा तो उस व्यक्ति को चक्कर आ सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं क्या करूं, होम्योस्टेसिस फॉलो कर लेता हूं। अब इसके फॉलो करने के लिए वो पूरा मैसेज करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले बैरोसेप्टर ने डिटेक्ट किया, अब पॉपअप आपके सामने आ गया, लो ब्लड प्रेशर डिटेक्टेड बाय द बैरोसेप्टर्स। बैरोसेप्टर में प्रेशर को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद इनका अगला स्टेप हो जाता है, भैया मैसेज भेजो, फटाफट भेजो ताकि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़े और नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो ये रिसेप्टर क्या करने शुरू कर देते हैं, मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। इस मैसेज के रेस्पेक्ट में पहला हमारा स्टार्टिंग मेटल बन जाता है एंजियोटेंसिनोजन। करेक्ट, एंजियोटेंसिनोजन नाउ कन्वर्ट होना चाहता है आपके एंजियोटेंसिन 1 में,
लेकिन जैसा कि आपने पहले कॉन्सेप्ट को यूज किया, अब यहाँ पे यूज करिए कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में बदलने के लिए हमको चाहिए रेनिन। अब वो रेनिन कहां से मिलता है? वो किडनी से मिलता है। अब हमारे किडनी जी की भूमिका चालू हो जाएगी। ये किडनी अपने आप एक रेनिन बनाना शुरू करेगा और ये रेनिन इसी बायोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। तो रेनिन यहाँ पे अपना रोल प्ले करने के लिए आ गया। अब रेनिन क्या करेगा? इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, हालांकि इसका नेचर इनएक्टिव है, कन्वर्ट कर देगा। तो छोड़ो अब इनएक्टिव को, अभी तो सिर्फ कन्वर्जन देख रहे हैं। तो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब बारी आती है कि इस बने हुए एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट कर दिया जाए। तो अब हम एक्टिवेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? आपको पता है, इसलिए पहले वो बताया था, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब आएगा यहाँ पे आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और उसको भेजेगा आपका लंग्स। तो आपके लंग्स ने भेजा ACE को, ACE यहाँ पे साक्षात विराजमान हो गए और ACE आदेश दे रहे हैं कि तुम इस इनएक्टिव को एक्टिवेट करो। मैंने इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर लिया, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू एक्टिव फॉर्म। तो आपका एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव फॉर्म वाला कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फॉर्म वाले में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 विच इज एक्टिव इन नेचर, इसका नेचर कैसा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, सकरा करने वाला नेचर है। अब ये नेचर अपना भूमिका निभाना शुरू करेगा। भाई सब्जी में मिर्ची कम थी, मुझे मिर्ची चाहिए, तो आपने मिर्ची के लिए मिर्ची मंगवाया, मिर्ची आया कहीं से। अब मिर्ची जब आ जाएगी सब्जी में आपने डाल दिया, तो स्वाद कैसा होगा? ऑब्वियसली मिर्ची डाले तो मीठा ही होगा ना, है कि नहीं? कैसे मीठा होगा? मिर्ची का स्वाद मीठा होता है क्या? वो तो तीखा होगा। तो बस जब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का नेचर वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला है और वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाला, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो ये हमारा चला गया और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जरूर देखना, उसके बिना बनेगा नहीं। तो अब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नेचर कैसा कर रहा है? ये रहा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये जगह खाली देख रहे हो आप, ये हमारा एंजियोटेंसिन 2 बना है, वो सर्कल नुमा स्ट्रक्चर है। कैसे? ये एंजियोटेंसिन 2 था, ये आ गया अपने रिसेप्टर में बाइंड हो गया। बाइंड होने के कारण से इसका नाम लिख लो एंजियोटेंसिन। अब इसके बाइंड होने की वजह से आपका सारा काम शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा? ये आपका आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज भेजेगा। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स आपके किडनी को समझाएगा कि भाई आप कुछ तैयारी कर शुरू करो, उसके लिए एल्डोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा। अब साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये एल्डोस्टेरोन किडनी को बोलेगा नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ रेनिन। अब क्या करेगा? किडनी रेनिन बनाना शुरू करेगा। नाउ दिस रेनिन कम्स टू दिस। ये आपका साइकिल पूरा हो गया। अब ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, नॉर्मल होम्योस्टेसिस था। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और रेनिन इनहिबिटर कैसे कैसे काम करते हैं। अब हमें इनको इनहिबिट करना है। ठीक है, अब तो आप नॉर्मल देखे थे, इनहिबिट करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसके एग्जांपल इलेस्किरेन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इकलौता एग्जांपल है। ये आएगा, इसके बनने को इनहिबिट कर देगा। ये इनहिबिट, कहानी खत्म। उसके बाद अगला आ गया आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल, सब ये ड्रग यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसको बंद कर देगा। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये नहीं आएगा, इनएक्टिव कर देगा। इसके बाद अगला जो आप टारगेट देख रहे थे नॉर्मली, वो था आपका रिसेप्टर्स। तो अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आ गया। पूरे टन वाले एग्जांपल, कैंडेसार्टन, लोसार्टन, वॉल्सार्टन, टेलमिसार्टन, ये जब आप आ जाएंगे तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे इसको। बोलेंगे आप जाओ एंजियोटेंसिन पे पहले बाइंड होने वाले एंजियोटेंसिन, आप जाओ। देखो कैसे जाएगा? अब ये बोलेगा इनको जाओ, ये चले गए। जब ये चले गए तो वो खुद इसकी जगह बैठ जाएंगे, जो कि इनएक्टिव इन नेचर ऑलरेडी होते हैं। मतलब यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव वाला नहीं कह रहा, उनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, अपने से सिर्फ ब्लॉकिंग करेंगे। तो ब्लॉक हो गया और यहाँ पे रेनिन ब्लॉक, यहाँ पे ये ब्लॉक, यहाँ पे ये ब्लॉक, यहाँ पे फिर से ये ब्लॉक। सभी जगह से ब्लॉक होने की वजह से आपका जो बीपी था, जो हाई हो गया था उस व्यक्ति की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मैनेज होने शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमने वैसे तो कई चीजें कवर करी, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर कवर करा, एसी इनहिबिटर एक टॉपिक के रूप में कवर किया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कवर किया, होम्योस्टेसिस कवर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक भी कवर किया शॉर्ट में। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर करना है तो केवल किसी अच्छे बुक पे डिपेंड करिएगा, किसी एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं। और साथ में ये हमारा एनिमेशन। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, पूरा वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से तैयार हूं। जो आपको चाहिए सब प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।